एक ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि इजरायली सेना को बड़ा सदमा लगा है। युद्ध में चोट लग गई है। किसको लगी है? तेल अवीव से रिपोर्ट ये आ रही है कि इजराइल की हाईटेक सेना जो ड्रोन से लेकर फोर्स फील्ड और मानवाधिकार के लिए समर्पित है, ह्यूमन राइट्स के लिए डेडिकेटेड है, मिसाइलों तक सब कुछ रखती है। हाल ही में एक चौंकाने वाला उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ है, युद्ध में मरना भी पड़ सकता है, ये एहसास हुआ है उन्हें। हाँ, आपने सही सुना, हजारों टन बम गिराने, ह्यूमन शील्ड का रोना रोने और हर अंतरराष्ट्रीय नियम को, हर इंटरनेशनल रूल को सुरक्षा की जरूरत, सिक्योरिटी नेसेसिटी कहकर तोड़ने के बाद एक इजरायली कमांडर की मौत ने अचानक ऑल ऑफ अ सडन पूरी सैन्य मशीनरी को यह याद दिला दिया है कि सामने से भी गोलियां चल सकती हैं। हम तो सोचते थे कि सिर्फ गजा वाले मरते हैं, लेकिन मारे हमारे लोग भी जा सकते हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी, एक सीनियर ऑफिसर जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का था, उसने ये जानकारी दी है कि हमें तो लगा था कि ये सब एक वीडियो गेम है, हम बटन दबाएंगे और इमारतें उड़ जाएंगी, लेकिन ये तो असली लड़ाई हो गई है, हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है कि मेजर शहार नेटानेल बोजागलोन, जो मिगदल हेमेक के 27 वर्षीय कंपनी कमांडर थे, गजा सिटी में जिस तरीके से भयंकर लड़ाई चल रही है, इस दौरान वो मारे गए। हमास के आरपीजी हमले में उन्हें चोट लगी, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। बोजागलो आईडीएफ के हमास के खिलाफ नए हमले के बाद पहली इजरायली सेना के सैनिक थे जो कि मारे गए हैं। उनकी मौत शहरी युद्ध की ये बढ़ी हुई अग्रेसिवनेस, घातक तीव्रता को दर्शाती है और गजा में लड़ाइयों के तेज होने के साथ साथ इजरायली सैनिकों द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को, खतरे को भी उजागर करती है। अब इसको अगर अलग अलग फैक्टर्स में समझें तो टेक्नोलॉजी और रियलिटी, टेक्नोलॉजी और वर्सेस रियलिटी क्या कहती है? इतने ड्रोन, एआई संचालित टारगेटिंग सिस्टम, अमेरिका का अनकंडीशनल सपोर्ट, फिर भी एक आरपीजी ने टैंक में घुसकर हमला कर दिया और इजराइल के सैनिक को मार दिया। क्या आयरन डोम को अपग्रेड करने की जरूरत है, या अब आयरन ईगो को? आयरन डोम अपग्रेड होगा या आयरन ईगो? अब ये इजराइल तय करेगा। मीडिया कवरेज की डिजास्टर क्या कह रहे हैं, मीडिया कवरेज की आपदाएं क्या कह रही हैं? इजरायली मीडिया जो अब तक हर दिन गजा के मलबे के नीचे से निकलने वाले बच्चों की खबरें ह्यूमन शील्ड कहकर खारिज कर रही थी, अब ऑल ऑफ अ सडन एक सैनिक की मौत को राष्ट्रीय त्रासदी बता रही है, नेशनल डिजास्टर बता रही है। आपका एक सैनिक मारा गया और आपने इसे नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया। वहां गाजा में इतने लोग मारे जा रहे हैं, हर रोज बच्चे वहां पर मर रहे हैं, ना जाने कितनी बीमारियां फैल रही हैं, लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। वहां आपको नेशनल डिजास्टर नहीं समझ में आया। अब आपको ये भी बताएं कि वहां के एक एंकर ने लाइव टीवी शो पर क्या कहा। वहां पर एंकर ने लाइव टीवी शो में यह कहा कि देखिए, एक जान गई है, बाकी सब कोलेट्रल डैमेज है, हमारी जान, हमारे सैनिक की जान चली गई है, लेकिन उधर वाले कोई नहीं मरा है, वहां तो सिर्फ कोलेट्रल डैमेज हुआ है। युद्ध का असली पार्ट क्या है, असली लेसन क्या है? अब जबकि गाजा में इजराइल का एक नया चरण, एक नया स्टेप चल रहा है, नया एपिसोड चल रहा है, इजराइल की ओर से चलाया जा रहा है गजा में, जिसमें पूरे शहर को तहस नहस करना ही स्ट्रेटेजी मालूम हो रही है। यह घटना शायद उन्हें इस बात की याद दिलाए कि युद्ध में सिर्फ दूसरा पक्ष ही नहीं मरता, जो मारने की कोशिश करता है वो भी मरता है। जब आप गजा में स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतों को सुरक्षा के नाम पर वैध लक्ष्य मानते हैं, तो एक दिन आपको भी कोई टारगेट बनाएगा, आपके भी सैनिक मरेंगे, आप भी रोएंगे। युद्ध में कोई भी अमर नहीं होता है, ये बात इजराइल को जान लेनी चाहिए, चाहे आपके पास अमेरिका हो या फिर सिर्फ एक आरपीजी हो। गजा में सर्जिकल स्ट्राइक का नया मतलब क्या है? पहले सर्जरी, फिर स्ट्राइक, अस्पतालों पर भी। गजा सिटी से एक रिपोर्ट सामने आई है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने युद्ध की डेफिनेशन को एक बार फिर से रिडिफाइन किया है, फिर से परिभाषित किया है। जहां बाकी दुनिया में सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है सटीक, टारगेटेड अटैक, वहीं इजराइल ने इसे बना दिया है पहले अस्पताल में सर्जरी होने दो और फिर वहीं पर स्ट्राइक कर दो। टारगेट क्या रहा है इजराइल का? आईसीयू। कारण क्या रहा है? आतंकी साजिश। आईडीएफ की नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर किसी अस्पताल में घायल बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं हैं तो उसमें संभावित आतंकवादी तत्व जरूर हो सकते हैं और होंगे ही होंगे, ऐसा इजराइल मानता है। वहां पर किसी बुजुर्ग के बीमार होने या किसी गर्भवती महिला के बीमार होने, किसी बच्चे के बीमार होने की संभावना से ज्यादा वहां पर संभावित आतंकवादियों के होने की संभावना ज्यादा जताता रहा इजराइल, और हर बार इस तरह के अस्पताल को टारगेट करता रहा है। हो सकता है क्योंकि जैसा कि एक इजरायली प्रवक्ता ने भी कहा है, और ये खबर कई न्यूज़पेपर्स में छपी है कि हमारे पास खुफिया जानकारी है कि एक नर्स ने एक बार किसी का फोन बिना चेक किए उठा लिया। ये बहुत सस्पेक्टेड है, ये नर्स आतंकवादी हो सकती है, और इसीलिए उस अस्पताल पर बिना सोचे समझे एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए गए और न जाने कितने मासूमों की जान ले ली गई। हॉस्पिटल मान लो हॉस्पिटल ना हो गया हो, ह्यूमन शील्ड हो गया हो, या फिर ह्यूमन टारगेट का बहुत आसान तरीका हो गया हो इजराइल के लिए। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पूछा कि अस्पतालों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो इजराइल का जवाब था
आप जानते हैं क्या था? हम तो खुद को बचा रहे हैं, और अगर खुद को बचाने के लिए आपको दूसरों का इलाज रोकना पड़े तो यही तो असली सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल भी और स्ट्राइक भी। अब ऑपरेशन टेबल पर ऑपरेशन नहीं, एयर स्ट्राइक होगा इजराइल की परिभाषा में। डॉक्टर्स को अलर्ट करना। अब स्टेथोस्कोप के साथ हेलमेट भी जरूरी होगा, क्योंकि डॉक्टर अगर किसी मरीज को चेक कर रहा होगा स्टेथोस्कोप के, न जाने कब बम बरस जाए, न जाने कब गोला बारूद आ जाए, ये किसी को मालूम नहीं। तो डॉक्टर को अब नेसेसिटी के तौर पर, प्रीरिक्विसाइट के तौर पर स्टेथोस्कोप तो रखना ही है, साथ साथ एक हेलमेट भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि गाजा इजराइल ने ये बाकी देशों के लिए नियम बनाए हैं। गाजा के डॉक्टर्स को अब डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है। ये बात इजराइल को क्यों समझ में आएगी? जख्मी बच्चों का इलाज करो और हर 5 मिनट में अस्पताल खाली करने की चेतावनी भी सुनो। दुनिया की चुप्पी भी क्लीन सर्जिकल स्ट्राइक ही है। जब न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं तो गाजा को सेल्फ डिफेंस के नाम पर जलता हुआ देखना शायद थेरेप्यूटिक है। हम सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं, यह कह दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है? हम ट्वीट कर चुके हैं और अब क्या करें इससे ज्यादा? ये तो हाल यूएन का है, इससे ज्यादा यूएन कुछ करता भी नहीं है। जब सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब बन जाए बिना एनेस्थीसिया के की गई सामूहिक हत्याएं, तो सवाल सिर्फ यही है कि युद्ध कैसे हो रहा है, बल्कि यह है कि इंसानियत आईसीयू में भर्ती है और अगला ब्लास्ट उसी वार्ड में तय है। हमारे पास एक नई इंटरनेशनल सूचना आ रही है, एक नई इंफॉर्मेशन आ रही है। इजराइल ने फिर से अपनी डिप्लोमेटिक माइक्रोवेव को चालू कर दिया है, जिसमें हर बात पर जोरदार ब्रोशर, आधी सच्चाई और पूरा ड्रोन पैकेज शामिल है। चलिए एक छोटी सी वार्निंग भेजते हैं ताकि शायद वे समझ जाएं, या फिर कम से कम समझने का नाटक ही कर लें। उम्मीद है कि इजराइल ना समझे तो समझने का नाटक ही करे। पहला सबक यह है कि दुनिया अब इग्नोर मूड में नहीं है, ये इजराइल को समझना चाहिए। वो समय गया जब हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, ये कहकर सब्जी खरीदते थे और दुनिया भी मुस्कुराकर मान जाती थी। अब सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और कैमरे हर जगह हैं, और हर गोली, हर डिस्ट्रक्ट हुआ घर, हर बर्बाद हुआ घर, हर रोती हुई मां, सबका रिकॉर्ड है। बताइए क्या वही सर्जिकल स्ट्राइक है जो आपको चकाचौंध कर दे? अब असरदार भी है, दुनिया पर इसका असर भी हो रहा है, इन सारे एविडेंसेस का जिसको इजराइल नकारता आया है। लेकिन क्या ये असर जो है वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है? दूसरा लेसन क्या है? दूसरा लेसन ये है कि प्रोपेगेंडा में अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्राहक नहीं मिल रहे हैं इजराइल को। अब इजराइल की हिमायत करने वाले, उसके खरीदे हुए नुमाइंदे नहीं मिल रहे हैं। कभी लगता था कि भाषण देकर, प्रेस रिलीज छोड़कर और कुछ लीगल जिगर दिखाकर बात कट हो जाएगी, बात पर पर्दा डाल देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब दुनिया इजराइल से सवाल पूछ रही है। तेल अवीव में नेतन्याहू से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब लोग खुद देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, और नुस्खा मांगे बिना कार्रवाई करने वालों को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे आप किसी एप्लीकेशन को अनस्टॉल कर देते हो। तीसरा लेसन यह है कि सुरक्षा के नाम पर सब कुछ जायज नहीं है। यदि हर विरोध को सुरक्षा खतरा कहकर दबा दिया जाए तो बची खुची जो वैश्विक सहानुभूति है वो भी चली जाएगी, और सहानुभूति नहीं होगी तो किसका साथ रहेगा? कुछ नक्शों पर मित्र दिखेंगे, कुछ जगह खाली कोनों पर अकेलापन भी दिखेगा। चौथा लेसन ये है इजराइल के लिए कि शक्ति दिखाना और बुद्धि दिखाना दो अलग अलग चीजें हैं। टैंक और ड्रोन दिखाकर आप जमीन जीत सकते हैं, पर दिल और सम्मान नहीं जीत पाएंगे। किसी भी राष्ट्रीय नीति का, किसी भी नेशनल पॉलिसी का सबसे बड़ा संसाधन उसका वैधानिक और नैतिक आधार है, जिसे खो दिया जाए तो सुरक्षा, सिक्योरिटी लंबी नहीं रह जाती, कुछ दिन की मेहमान होती है, बस शोर से ज्यादा कुछ नहीं होती। पांचवा लेसन क्या है? सीमाएं सामरिक नहीं है, रणनीतिक भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी नहीं है। अगर पड़ोसी एकजुट होकर आपको अकेला करने लगे तो ये सिर्फ फौजी परिकल्पना नहीं रह जाएगी, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रह जाएगी। आप डिप्लोमेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और पॉलिसी के लिहाज से बहुत बड़ा चैलेंज झेलेंगे। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा, केवल जमीन का नहीं होता, दोस्ती, बाजार और भविष्य की योजना के लिहाज से भी आप नुकसान में ही रहेंगे। देखिए, हम ये सिखाने यहां पर नहीं आ रहे हैं कि या कोई सलाह दे रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हाईटेक लड़ाई या हमेशा सही वाली भाषा के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह भी है कि आप दुनिया का रिमोट कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। अगर किसी ने सच में यह सोचा है कि अकेले ही सब समस्याएं हल हो जाएंगी तो उन्हें बताइए, इतिहास के पास सबक हमेशा वापस करने का वक्त भी होता है। इज़हारे न आशा बिल्कुल नहीं, पर एक बात साफ है, जो देश अपनी नीतियों से नफरत, अलगाव और अस्थिरता पैदा करेगा, इंस्टेबिलिटी पैदा करेगा, उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब दुनिया जवाबी कूटनीति, दबाव और आलोचना से, क्रिटिसिज्म से जवाब दे। आप जिस तरह की
कार्रवाइयां करते रहे हैं, आप जिस तरह के एक्शंस लेते रहे हैं, ऐसे में नफरत फैलाते रहे हैं, ऐसे में आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब इसी तरह का जवाब दुनिया आपको भी देगी। जब दुनिया एकजुट हो जाएगी, वो तमाम देश एकजुट हो जाएंगे जिनके खिलाफ आपने तमाम वॉर फ्रंट खोल रखे हैं, आपका क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा फ्रिवलिश भाषा में कहा जाए तो अगर आप सबसे तेज बम और सबसे अच्छा पीआर दोनों चलाते हैं तो कम से कम एक बार ही सही से चलाने की कोशिश करिए, इंसानियत के लिए चलाने की कोशिश करिए। बाकी दुनिया भी है जो आराम से जीना चाहती है, आप ही नहीं है।